नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। लंबे समय के बाद आज आप लोगों की क्लास फिर से शुरू की जा रही है। जब तक आप लोगों का अब एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप लोगों के सभी प्रश्नों को यहाँ पे करा दिया जाएगा। जितने भी 2011 से लेके 2023 के बीच में एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के प्रीवियस के पेपर ही सॉल्व करेंगे हम लोग। साथ में आप लोगों के लिए क्या टैग वर्ड बनाया जा रहा है सभी सब्जेक्टों के, जो कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में ताकि और भी लोग जुड़ सकें। तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2014 का ये एग्ज़ाम हुआ था उसमें का है। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी लोग तैयार हो जाइए और जितने लोग आज आए हैं उपस्थित हैं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों का टारगेट 20 में से 15 प्रश्न है, जो कि आप लोगों को 15 प्रश्न का टारगेट दिया जा रहा है। जितने लोगों का भी 15 प्रश्न का टारगेट पूरा होगा वो लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है। तो आज हम केवल क्या करेंगे, सभी प्रश्नों के केवल व केवल उत्तर जानने के प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है हमारा, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रगति का त्याग करें तथा सीखने के किस प्रकार अच्छी श्रेणियां अपनाई जा सकती हैं। दूसरा कह रहा है, वे समूह में सब सक्रिय सहभागिता के साथ निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल को सीखें। और तीसरा कह रहा है कि वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों अनुपालन करने के लिए तैयार हो जाएं। और चौथा हमारा कह रहा है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें। तो देखिए कभी भी गलत हो या सही उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, अगर सही है तब स्वीकार करें, गलत चीज़ों को स्वीकार न करें। तो चौथा ऑप्शन हमारा गलत है। कह रहा वे बिना प्रश्न उठाए, तो बिना प्रश्न उठाए बालक कोई भी कार्य नहीं सीख सकता है, ये भी हमारा गलत है। दूसरा कह रहा वे समूह में कार्य करें, सक्रिय सहभागिता का निर्वाह करें तो सामाजिक। देखिए जब तक बालक समूह में नहीं रहेगा तब तक किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकता है, चाहे एक से दो ही बालक हो, तीन ही बालक हो, लेकिन समूह में रख के ही बालक सीख सकता है कुछ ना कुछ, अकेले तो वो सीख नहीं सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। यानी वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक, देखिए यहाँ पे हमारा एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि वाइगोस्की ने किस पे सिद्धांत दिया है, किस पे बताया है, सामाजिक पे सांस्कृतिक पे। ठीक है, तो वाइगोस्की किससे संबंधित है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे ये किसके द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब किस सिद्धांत से आधारित है। तो हमारा देखिए पहला कह रहा है कि सक्रिय अनुकूलन, दूसरा करा है पारस्परिक शिक्षण, और तीसरा करा है सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, और चौथा करा है कि अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो अधिगम मतलब होता है सीखना, अनुकूलन मतलब होता है उसके अनुरूप, शिक्षण मतलब होता है किसी कार्य को देखकर सीखना, और संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक में से होता है किसी के बारे में जानना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाइगोस्की ने कहा है कि पारस्परिक शिक्षण जो होता है समाज में रह के सभी वर्गों के साथ सीखा जाता है, यानी परस्पर सहयोग के द्वारा सीखा जाता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा दूसरे के साथ जाएगा। सक्रिय अनुकूलन नहीं होगा, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, और अंतर्दृष्टि अधिगम पूर्ण नहीं होगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा दूसरे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे पूछा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों को, यानी क्या कह रही है, प्रदत्त कार्य यानी जो को गृह कार्य दिया गया है उसके बारे में, या फिर जो भी कार्य दिया गया है बालक को उसके बारे में बात करिए। ठीक है, असेसमेंट के बारे में बात करिए। का निर्माण इस प्रकार से किया गया कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूरा करें। ये कह रहा है हमसे कि वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास, यानी नैतिक विकास का मतलब बालक जहाँ पे अच्छे और गलत के बारे में जानते हैं। तो अगर अच्छे और गलत के बारे में जानते हैं तब पूर्व नहीं होगा, याद रखिएगा, पूर्व तो नहीं होगा। ये पूर्व अगर बात आ गया यहाँ पे, अगर अच्छे बालक क्या करता है कि नैतिक विकास के बारे में यानी अपने अच्छे और भले के बारे में जानता है, तो पूर्व से कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो ये तीसरा और चौथा हमारा कट गया।
परौपचारिक यानी बालक समाज में अभी रहने शुरू किया है, तो ये भी हमारा गलत है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे? पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? पहले, क्योंकि बालक कानून और व्यवस्था के बारे में नैतिक विकास सीख रहा है, तो क्या गलत है क्या सही, इसके बारे में जानने का प्रयास कर सका। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। 20% का टारगेट दिया गया है आप लोगों को, जिसमें से 15% आप लोगों को सही किया करना है। तो जो लोग अभी नए सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रश्नों को देख के अच्छे से उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चौथे प्रश्न से देखते हैं ये क्या कह रहा है। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। कह रहा है कि 14 साल की कोई लड़की है, क्या कह रहा है? 14 साल की कोई लड़की है जो अपने आप से किसी कार्य को कर रही है। 14 साल की लड़की है, इसका मतलब वो क्या कर रही है? सामानों को व्यवस्थित ढंग से रखना सीख गई है। क्या सही है क्या गलत उसके बारे में जान रही है, यानी सीख रही है। तो स्वनियंत्रित यानी खुद से व्यक्ति की भावना को विकसित कर रही है, प्रयास कर रही है। वह विकसित क्या कर रही है? तो पहला हमारा क्या है? नियमों के प्रति घृणा। ये तो हमारा गलत है। ठीक है, नियमों के प्रति घृणा नहीं करिए, वो कुछ सीख रही है। दूसरा क्या है? स्वायत्ता। चलिए ये तो हमारा सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं किशोरावस्था अखंडपन। देखिए ये गलत है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है? गलत है। तीसरा परिपक्वता। देखिए परिपक्व किसी कार्य में तब तक नहीं हो सकते अगर सीख रहा है बालक तो परिपक्व नहीं है, सीखने के बाद ही परिपक्व होगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया। राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे? दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार है? देखिए जॉन डीवी की बात किया, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जॉन डीवी जो होते हैं मापदंडों के बारे में बताते हैं। ठीक है, सामाजिक मापदंडों के बारे में जॉन डीवी बताते हैं। तो यहाँ पे पाँचवें का देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। जॉन डीवी के अनुसार कौन सा समुचित है? तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये तो सही है कि क्लास में प्रजातंत्र का कोई व्यवस्था नहीं है, सहभागिता का होना चाहिए। शिक्षक छात्र जो है परस्पर क्रिया करते रहें। तो ये हमारा क्या है? ये ऑप्शन गलत है। दूसरा हमारा क्या? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छी बात कहा है कि विद्यार्थी जो होते हैं वे कुछ करके सीखते हैं, छोटी छोटी गलतियों से सीखते हैं। तो सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा राइट आंसर है। यहीं पे पता चल जा रहा है कि ये हमारा, क्योंकि जिज्ञासा भी तीसरा लगा रहा है कि जिज्ञासा विद्यार्थियों की स्वभावना में अंतर्निहित नहीं होती। देखिए जिज्ञासा हर बालक में होती है, तो ये तो गलत है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए। क्या कह रहा है? कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए और न कि सुनना चाहिए। देखिए जब निरीक्षण करेंगे तो अगर कोई गलती कर रहा है बालक तो उसको सुनना भी पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है दूसरा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। ये भी बहुत अच्छा है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न लगभग 3 से 4 बार आ चुके हैं सीटेट में अब तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है, यानी बोलने में बालक के जिससे संबंधित विकार है यानी कठिनाई है, उससे क्या कहा जाता है? तो पहला हमारा देखिए कह रहा है चलाघात, पठन वैकल्प। तीसरा कह रहा है कि वाक्य संबंधित रोग। चौथा कह रहा है कि भाषाघात। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, सभी के सभी कमेंट करिए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी छठा का हमारा जल्दी से बताइए। जी देखिए यहाँ पे क्या कहा है, याद रखिएगा भाषा अवबोधन यानी भाषा को बोलने में उसको कठिनाई हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला तो गलत है, चलाघात चलने से, पठना पढ़ने से, वाक्य संबंधित रोग ये भी गलत है, बोलने से। यहाँ पे भाषा से संबंधित क्या है ना, तो भाषाघात होगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? चौथे के। भाषा एवं संप्रेषण जो होता है ये अधिगम अशक्तता को, ठीक है, को कहा जाता है, यानी भाषाघात को कहा जाता है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। सातवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित है? ठीक है, पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है।
कह रहा है कि यह शोधा आधारित नहीं है। दूसरा कह रहा है कि विभिन्न बुद्धि विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करता है। तीसरा कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र से ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। दूसरा चौथा कह रहा है कि इसका कोई भी अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो जल्दी से इसको देखिए और अच्छे से इसका उत्तर दीजिए। सातवें का पहले प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न पहले ऑप्शन से पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा, देखिए कह रहा है कि ये शोधा आधारित नहीं है, गलत। विभिन्न बुद्धि विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करता है, ये भी गलत है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र से ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे? तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं एक क्षेत्र में ही वो अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई बालक होता है गणित में बहुत ही तगड़ा होता है तो विज्ञान में हिंदी में सही नहीं होता है, कोई बालक हिंदी में सही होता है तो संस्कृत में सही नहीं होता है। ऐसे ही जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक कार्य में क्या होते हैं, वो विशिष्ट होते हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे? तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न तो दिखाई नहीं दे रहा है, प्रश्न ही दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, क्योंकि चौथा प्रश्न तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 8वां प्रश्न देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद है। यानी जो कक्षा में बालक होते हैं, हर बालक किसी न किसी क्षेत्र से आता है, हर बालक में कोई ना कोई समानता होती है। तो विभेद व्यक्तित्व विभेद की बात किया है। तो पहला हमारा लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को विविधतापूर्वक कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा कह रहा है कि हानिकारक है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। तीसरा कह रहा है कि अनुयुक्त है, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर को पाठ्यचर्या के स्थानांतरण में गति कम होती है। चौथा कह रहा है कि लाभकारी है, यहाँ पर विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक रचनाओं को खोजने में अध्यापकों को क्या होता है, प्रवृत्त करती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। 9वें का जल्दी से कमेंट करिए आप लोग जी। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, लाभकारी नहीं है। देखिए कोई भी बालक हो किसी भी क्षेत्र से आता हो, ठीक है, वो क्या होता है, कोई भी भाषा हो, अगर दो बालक हैं दोनों की भाषा अलग है तो दोनों बालक दोनों की भाषा सीख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, उन्हें लाभ होगा। हानिकारक है, ये भी गलत है, हानिकारक नहीं है। अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त का मतलब है कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता। लाभकारी है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे? चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं इससे कुछ सीख सकते हैं। अलग अलग बालक हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, उनकी भाषा अलग है, उनके राज्य की भाषा अलग है, वहाँ के रहन सहन अलग है, इससे बालक क्या करते हैं, सीख सकते हैं। और जो विद्यार्थी के साथ साथ टीचर हैं उनको भी इससे लाभ मिलता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। 10वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है इसे छोटा कर लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। 10वां कह रहा कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, देखिए कह रहा है कि आधारित आकलन यानी जो विद्यालय में आधारित आकलन है, आकलन मतलब होता है कौन कितना सीखा है, ठीक है, अंकन करना, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला करा कि राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। दूसरा करा कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सकता है। तीसरा करा कि विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जाता है। और चौथा करा कि विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रगति प्रतियोगिता का द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित करता है। तो 10वें का उत्तर जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। चलिए देखते हैं पहले ऑप्शन से। पहला कह रहा है कि राष्ट्र में विद्यालय संगठनों का शक्तिकरण विकेंद्री मतलब होता है बांटना, ये तो हमारा क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास की बात जहाँ भी किया हो आँख मूंद कर क्या करिए आप लोग, उसे सही कर दीजिए। क्या करिए, सही कर दीजिए। तो आपका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण की बात किया है, संपूर्ण विकास की बात किया है बालक की, तो ये हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए 11वां प्रश्न और भी अच्छा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य विकल्पों से संबंध नहीं रखता, यानी कौन सा संबंध नहीं रखता है अन्य से, ठीक है, अन्य विकल्पों से। तो पहला हमारा कह रहा है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। दूसरा कह रहा है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। तीसरा कह रहा है कि प्रश्नोत्तर जो है यानी क्यूज जो है संचालित करना।
चौथा कह रहा है स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमान करना, यानी खुद के आकलन के क्या करना है, कौशल को बढ़ाने की बात कर रहा है। क्यूज यानी क्या कर रहा है, प्रश्नोत्तर की बात कर रहा है। किसी विषय पर विद्यालयों की प्रक्रिया लेना कर रहा है कि प्रश्नोत्तरों को संगठित करने की। तो 11 का ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है, उसमें से आप लोगों को सही करना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। प्रश्न सत्रों का क्या करना है, यहाँ पे संगठित करना है, ये भी बालक से संबंधित है, ये भी सही है। किसी विषय पर आधारित प्रक्रिया को लेना है, तो ये भी सही है। किसी प्रश्नोत्तर क्यों संचालित करना, ये भी सही है। स्वयं आकलन यानी खुद के आकलन की बात कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, सबसे भिन्न है। ठीक है, और सभी क्या है, सबसे संबंधित है, कौशलात्मक है। लेकिन ये चौथा हमारा है, किसी एक पर आधारित है, किसी एक के लिए है। ठीक है, चौथा हमारा ऑप्शन सही था। 12वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये कितने लोगों का सही होता है 12वां प्रश्न, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है, यानी कौन सा प्रश्न है, ऑप्शन है जो अपने से सही से मिला है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, वर्गीकृत करने की बात कर रहा है, याद रखिएगा, यानी किसकी बात कर रहा है, बांटने की, मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ मूल्यांकन की बात नहीं होगा। दूसरा कह रहा है हमारा कि पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाया गया क्रिकेट मैच में निर्णायक लक्षण यानी टर्निंग पॉइंट कौन सा था, सृजनशील था। देखिए यहाँ पे सृजनशील की बात किया है, तो यहाँ पे सृजनशील नहीं होगा। कह रहा है जड़ी बूटी के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए, अनुप्रयोग गलत है, प्रयोग होगा यहाँ पर। कह रहा है निम्नलिखित, यहाँ पर निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रदत्त करता है। विश्लेषण एकदम सही है, यानी बांटने खोज कर बात करने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न पे देखते हैं। 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए 13वां प्रश्न तो और भी बढ़िया है। क्या कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। और जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से क्या करिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें और अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि पिछले वर्ष के जितने भी एग्जाम हुए हैं हमारे 2011 से 2023 के बीच में, उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम से पहले। तो पहला हमारा याद देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 13वां क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि प्रकारी विधि हो सकती है जो अपनी इस अपेक्षा को पूरी कर सके, वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो पहला हमारा क्या कह रहा है, आप अपनी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। दूसरा कह रहा है कि पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। तीसरा कह रहा है अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करें। चौथा कह रहा है कि इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हों। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पहला चौथा से शुरू करेंगे, पहले से नहीं चौथे से शुरू करेंगे। यहाँ पे अपनी आप उनसे उच्च अपेक्षा, यानी आप उनसे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं तो वो भी कुछ बताएं, तो ये भी उपेक्षा नहीं कर सकते आप किसी से। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों से तुलना जहाँ पर आए उसे काट कर दीजिए। पढ़ाए जाने वाले विषय में अपनी रुचि की बात करा, यानी शिक्षक की बात करा, ये भी गलत है। आप उसकी सफलता, उसकी यानी बालक की। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न लगता है कट गया है स्कैन करने में। 15वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न देखिए, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तरीके तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुशिक्षण शास्त्री की बात कर रहा है, तकनीक की बात कर रहा है, वर्गीकृत की बात कर रहा है, अधिगम की बात कर रहा है, बहुआकलन की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुशिक्षण है, बहुत से प्रकार के जो शिक्षण है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा तकनीक यानी सोच की बात कर रहा है, तार्किक बात की, वर्गीकृत यानी बांटने की बात कर रहा है, सामग्री बहुआकलन बहुत तरीके से आकलन, तकनीक की बात कर रहा है। इन सब से संबंधित कौन सा संबंधित रखता है निम्नलिखित में से। तो पहला देखिए क्या कर रहा है, हमारा सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप कराए कि दूसरा उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा विभेदित अनुदेशन, चौथा कराए कि पारस्परिक शिक्षण। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग जल्दी से।
15 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए पहले से शुरू करते हैं। पहला का सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, यानी सार्वभौमिक सभी का क्या करना है? अधिगम करना है। उपचारात्मक सभी का क्या करना है? उपचार करना। विभेदित अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विभेदित अनुदेशन की बात कर रहा है, क्योंकि सभी प्रकार के जो बालक हैं उनमें क्या विवेदनाएं हैं, उनमें क्या खूबियाँ हैं, उनके बारे में बात कर रहा है, स्वरूप को बात कर रहा है, ठीक। किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या है हमारा? यहाँ पे तीसरा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो हमारा देखिए पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। दूसरा कह रहा है कि वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तीसरा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी में पा सकते हैं। और चौथा कह रहा है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो राइट आंसर क्या है इसका? 16वें का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए आप लोग 16वें का राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा 16वें का। शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से। पहला कह रहा है हमारा, देखिए वे अन्य की बहुकुशली प्रभावी बताते हैं तथा सहयोग अधिगम की आवश्यक है। वे अन्य की बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या है? गलत है। दूसरा कह रहा है वे सदैव अन्यों का, फिर अन्यों यानी दूसरे का नेतृत्व करने की बात कर रहा है। याद रखिए वे अपनी उस से, देखिए निम्नलिखित में प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता, यानी जो प्रतिभाशाली बालक है वो अधिगमकर्ता यानी खुद की अधिगमकर्ता की बात कर रहा है, तो वो अपनी की बात कर रहा है। यही हमारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। 16 का तीसरा वहाँ सही होगा। आप लोग कमेंट करिए सभी लोग कितने अब तक आप लोगों को सही हुए हैं। 20 प्रश्न करने हैं, 3 प्रश्न और बचे इसके बाद। आप लोग बता दीजिएगा 15 प्रश्न आप लोगों का टारगेट पूरा हुआ है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न से। क्या कह रहा है हमारा? विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। समावेशन सभी को साथ में लेकर चलने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कर रहा है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण। दूसरा कह रहा है केवल, देखिए जहाँ पर भी केवल की बात करें तुरंत उससे क्या करिए? काट दीजिए, गलत है। संपूर्ण कक्षा की कीमत का नियोग करें। देखिए कक्षा का यहाँ पे कीमत नहीं लगाना है हमें, बच्चों के क्या करना है? समावेशन, जो बालक हैं उनको समान विद्यालय में मौका देना चाहिए, यानी समान एक साथ सबको लेकर चलना है। चौथा कह रहा है कि विद्यालयों में निरंतर अभिभावकों के, देखिए आप हमेशा उनके घर वालों को, गार्जियन को नहीं बुला सकते विद्यालय में। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे। देखिए 18वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। 18वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, यानी जो बालक हैं उसमें निस्सहायता का कारण क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या हमारा कह रहा है। कह रहा है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। देखिए कोई भी बालक होता है जब तक सीखेगा नहीं, ठीक है, वो तब तक क्या कर सकता है? आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरा कह रहा है कि कक्षा गतिविधियों की कठोर निर्णय, देखिए कठोर निर्णय नहीं ले सकते हैं, इससे बालक क्या होता है? प्रभावित होता है। दूसरा कह रहा है अपने अभिभावकों को अपेक्षाओं के साथ तालमेल, देखिए यहाँ पे बालक की बात की जा रही है, उनकी अभिभावकों की यानी उनके गार्जियन की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे चौथा कह रहा है कि अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेते हुए, देखिए ये भी गलत है। राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला होगा। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। बच्चों में सीखी गई निशा, यानी जो बालक सीखा है उसे भूल जा रहा है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। 19वां प्रश्न, इसके बाद लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जाएगा और उसे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर आप लोग खुद देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे 19वां। कह रहा है यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। पहला कह रहा है कि वे अध्यापकों को घनिष्ठ संगति में कार्य करें। दूसरा, मोबाइल फोन संचालित कॉमिक्स खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। तीसरा कह रहा है कि जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं उनकी जीवन संबंधित कठिनाइयों का वर्णन करें। चौथा कह रहा है हमारे यहाँ पे कि घर पर उनके परिश्रम कार्य करने पर बल दिया जाए। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जी, तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि वो अध्यापकों को घनिष्ठ संगति कार्य करें।
घनिष्ठ संबंधित कार्य करने की बात कर रहा है, ये तो हमको सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, मोबाइल फ़ोन संचालित। देखिए बालक अगर पढ़ रहा है प्रतिभाशाली है तो मोबाइल से क्या करें, हर चीज़ सीखने की क्या है, दूरगामी शिक्षा का प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा कह रहा है हमारा कि जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पा सकते उनकी जीवन से, देखिए ये भी गलत है। चौथा कह रहा है हमारा कि ये भी गलत है, घर पर उनकी परिश्रम कार्य करने पर बल नहीं दे सकते हैं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, वो अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, बालक के जो शिक्षक हैं वो बताए गए मार्गों पे कार्य करें। 20वां प्रश्न है जो आप लोगों के लिए रखा गया है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा और कितने आप लोग सही किए हैं। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है, यानी समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। पहला देखिए हमारा क्या कर रहा है कि अंतर्दृष्टि, दूसरा मानसिक प्रारूपता, तीसरा करा है मोर्चाबंदी, चौथा करा है निर्धारण। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे कि ये 20वें का ऑप्शन जो दिया गया है, यानी प्रश्न जो है निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता, क्या बाधित नहीं करता है, इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। और जल्दी से वीडियो क्या करिए, शेयर कर दीजिएगा, जाते जाते सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी लोगों के लिए अब क्लास जो है रेगुलर चलेंगे। 2011 से 2023 के बीच में जितना एग्जाम हुआ है, बस हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस के पेपर को सॉल्व करेंगे और हमें कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस के पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट सेकेंड दोनों, ताकि हमारा मजबूत हो सके सीटेट। कम से कम 90 नंबर तक आप लोग ला सकें। कितने, 90 नंबर प्लस होना चाहिए, ताकि अदर राज्यों में आप लोग अप्लाई कर सकें। 90 नंबर से आप लोग ऊपर ही ला सकें। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।